मरियम को क्लीन चिट मिल गई है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुकदमा खत्म करने की तैयारी है। क्या सियासी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है? नेशनल डिबेट में असद कैसर साहब ने भी कहा तकरीबन 8 दिन के अंदर तारीख आ जाएगी। लॉन्ग मार्च की फवाद चौधरी भी इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बातें चल रही हैं कि अगले इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जा सकता है और मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती। जितने इक़दाम हो रहे हैं ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून को राजी करने के लिए हो रहे हैं कि नवाज शरीफ को इतना मुतमईन कर दिया जाए, इतना राजी कर दिया जाए, इतना खुश कर दिया जाए कि नवाज शरीफ को कहा जाए कि देखें हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे आपके लिए। मियां नवाज शरीफ हमेशा डील करके जाते हैं, डील करके आते हैं। इमरान खान की सियासत अब नजर आ रही है, किसकी सियासत का मुस्तकबिल नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है सिद्दीक जान को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए नवाज शरीफ को या उनकी वापसी को, इसलिए कि नवाज शरीफ आए या ना आए उनका मंजन बिक रहा है। आने या ना आने से क्या होता है? या अल्ताफ हुसैन ने 30 साल तक रिमोट पे चलाया कि नहीं चलाया? वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। ऑन एयर मैंने कादिर मक्सी से ये पूछा था कि उन सिंधियों के मौत का गम गलत करने के लिए आपने 250 अफराद को पार्सल किया। साने 30 सितंबर में शोहदा के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजरीन ये इंकशाफ किया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। पूछना यह था कि आपको इतनी देर से खबर आई, इससे पहले आप कहां थे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी सियासी जंग फैसला कुन लम्हात में, ऑडियो लीक्स के पीछे कौन और किसानों की हुकूमत को आखिरी मोहलत। खबर यह है कि पाकिस्तान में माफिया की ताकत का राज ये है कि इन्हें रोकने वाले ही इनके सहूलतदार बन जाते हैं। दलील इसकी यह है कि 25 अगस्त के प्रोग्राम में हमने जिला साहिवाल की तहसील चीचावतनी के गाँव 23/11L में कब्जा माफिया की तरफ से ग्राउंड पर कब्जे का जिक्र किया था। अपडेट इसकी यह है कि मुतलका हुकाम के नोटिस लेने के बाद भी कब्जा माफिया पीछे नहीं हटा, क्योंकि मकामी पुलिस मुकम्मल सहूलतकारी के फराइज अंजाम दे रही है और इस कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कब्जा ग्रुप नहीं पुलिस धमका रही है। पुलिस ऐसे ही अंधेर नगरी ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया है। माशाअल्लाह से आज पाकिस्तान में 13 जमातों पर मुश्तमिल तजर्बाकारों की हुकूमत है, लेकिन मईशत की गुत्थी इनसे फिर नहीं सुलझ रही। आज वजारत खजाना ने जो महाना मुआशी आउटलुक जारी की है, ये इनकी नाअहली नालायकी की गवाही है। जरा मुलाहिजा करें कि पीटीआई हुकूमत के आखिरी दिनों में ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर थे, तो इन लोगों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। अब मरकजी बैंक के मुताबिक खत्म होने वाले हफ्ते में मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 30 करोड़ 80 लाख डॉलर कम हुए हैं। 8 अरब 59 लाख डॉलर रह गए हैं, सिर्फ 8 अरब 59 लाख। और अब रावी चैन ही चैन लिखा है। पीटीआई हुकूमत ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। गुज़श्ता साल 40 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए, मगर इसके बावजूद मुल्क के दिवालिया होने का खतरा था। अब तजर्बाकारों की कारकर्दगी यह है कि अभी तक सिर्फ 13,50,000 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं। कहां 40 लाख और कहां 13 लाख। देखा आपने, ऐसे बचाया है 13 जमातों की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से। और सुने, इमरान खान के दौर में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा था। अब तरसीलात ज़र में 3.2% कमी हुई है। ये शराब मजीद बढ़ने का खदशा है, तो मुल्क दुरुस्त रास्ते पर चल निकला है। बैरूनी सरमाकारी का तो भट्टा ही बैठा दिया गया है। 2 महीने में बैरूनी सरमाकारी में 87.8%, यानी तकरीबन 90% के करीब कमी हुई है। अवाम महंगाई से तंग हैं, किसान इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद हैं, मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं, क्योंकि सारी तवज्जो इमरान खान की ऑडियो लीक करने पर लगी है, अपने अपने मुकदमात खत्म करने पर लगी है। मरियम को क्लीन चिट मिल गई है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुकदमात खत्म करने की तैयारी है। क्या सियासी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, जो हुकूमत तेजी से अपने मुकदमे खत्म, रास्ते क्लियर करने पर लगी है? इसी से बात का आगाज करेंगे। सिद्दीक जान, आपको क्या लग रहा है? जिस तरह अब बयानात भी आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, नेशनल डिबेट में असद कैसर साहब ने भी कहा कि तकरीबन 8 दिन के अंदर तारीख आ जाएगी। लॉन्ग मार्च की फवाद चौधरी भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मामला तब उसी तरफ जा रहे हैं जिस वजह से ये जल्दी में नवाज शरीफ की वापसी, मरियम साहिबा, ये ऑडियो लीक, ये सब उसी का हिस्सा है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि ये बातें चल रही हैं कि अगले इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जा सकता है और मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती थी, बल्कि इन्होंने थ्रेट की थी मुस्लिम लीग नून ने, पीडीआई में हुकूमत में शामिल जमातों ने, और इन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कराए गए, अगले इलेक्शन कराए गए, 2022 में इलेक्शन कराए गए, तो हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। मेरा ये ख्याल है, मेरे एनालिसिस इन्फॉर्मेशन नहीं है
कि जितने इक़दाम हो रहे हैं ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून को राजी करने के लिए हो रहे हैं कि नवाज शरीफ को इतना मुतमईन कर दिया जाए, इतना राजी कर दिया जाए, इतना खुश कर दिया जाए कि नवाज शरीफ को कहा जाए कि देखिए हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे आपके लिए। और उसमें जो चीज़ें की गई वो आपके सामने हैं कि मेगा करप्शन केसेस जो हैं वो नैब कोर्ट्स में जो ज़ेर इल्तवा थे वो वापस नैब को चले गए हैं। सबसे बड़ा जो नवाज शरीफ को तोहफा और गिफ्ट दिया गया है वो मरीम नवाज की बरीयत है। उससे दूसरा जो बड़ा गिफ्ट है वो है इसहाक डार की वापसी। फिर इसी तरह से जो नवाज शरीफ के केसेस हैं उनके ऊपर बात हो रही है, नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर बात हो रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ की वापसी तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि एक अदालत से रिलीफ लेना मुमकिन होता है, चीज़ें मैनेज करना आसान होता है। और फिर आपने शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की आडियो भी सुन ली कि कैसे एक जज की जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसको मैनेज किया गया। और उससे पहले मरीम नवाज साहब ने 1 महीना पता नहीं किसको जो है वो 1 महीना उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत करके उनको राजी किया। फिर जब बरी हुई तो उसके बाद एक नामालूम अंकल का शुक्रिया भी अदा किया। तो चीज़ें जो हैं वो बहरहाल हो तो रही है मुस्लिम लीग नून के हक में। शहबाज शरीफ का देखिए मेगा करप्शन स्कैंडल जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें शहबाज शरीफ की जमानत कंफर्म हो गई। नैब ने हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया, नैब का रेफरेंस जो है वापस नैब को उसकी राय तलब कर ली गई। FIA वाला केस भी खत्म करने की बातचीत हो रही है। हमजा शहबाज को भी रिलीफ मिल गया। बाकी जो बड़े बड़े इनके काबीना के वज़रा हैं उन सबको रिलीफ मिल गया, सबके केसेस वापस चले गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये धमकी दे चुकी है कि अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, तो इन सारों को राजी, हुकूमत में शामिल जमातों को राजी करने के लिए मरीम नवाज की बरियत, आसिफ जरदारी के केसेस के मैनेज होना, शहबाज शरीफ के केसेस का मैनेज होना, मरीम नवाज की बरियत और इसहाक डार की वापसी, सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को कहा जाए कि देखें मियाँ साहब अगर आपको हम वापस नहीं ला सके तो उसके अलावा बताएं जितने आपसे वादे किए गए थे, जो जो आपको जबान दी गई थी वो सारी तो हमने कर दी है, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे। तो इसलिए ये सारे इक़दाम हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जितनी चीजें मुस्लिम लीग नून को मिल गई हैं, अगर वो थोड़ा सा देखें तो इससे ज्यादा तो इन्हें जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस तरह फायदा नहीं पहुंच सकता था जब उनका मार्शल था और वो पूरी कुव्वत के साथ थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ज्यादा इनको फायदे मिले हैं, उससे ज्यादा इनको चीजें मिली हैं। तो अगर शरीफ खानदान थोड़ा सा दूसरी साइड का भी एहसास करे और उनका भी थोड़ा सा देखे कि उनके लिए भी इतना इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल चले जाएंगे इलेक्शन में। मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये ख्याल है कि सारा कुछ मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में उतारने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इतने खौफजदा हैं इमरान खान से। अब देखें इससे बड़ा क्या रिलीफ है कि मरीम नवाज बरी हो गई है और वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार होगी। अब तो अगली बात करें जो मुस्लिम लीग नून में लड़ाई पड़ने जा रही है, क्योंकि अब पहले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान होगा इलेक्शन कैंपेन में कि जी मरीम नवाज वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार होगी, और फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि शहबाज शरीफ तो नहीं होंगे, शहबाज शरीफ ग्रुप कहाँ होगा, हमजा शहबाज कहाँ होंगे, तो सारी की सारी चीजें तो मरीम नवाज के हाथ में होंगी। क्या शहबाज शरीफ ये अफोर्ड करते हैं, क्या हमजा शहबाज ये अफोर्ड करते हैं? अब तो लड़ाई इस तरफ जा रही है, जाएगी इनके खानदान के अंदर। लेकिन ये सारी चीजें जो की गई हैं ये से, और इसहाक डार को वापस क्यों लाया गया? क्योंकि मियाँ साहब शक कर रहे थे कि जो मुझसे कमिटमेंट्स की गई थी वो जानबूझ के पूरी नहीं की जा रही, मुझसे गलत बयानी की जा रही है, डबल गेम हो रही है। तो इसलिए इसहाक डार को वापस लाया गया कि मियाँ साहब आप अपना नुमाइंदा भेज के देख लें, जो हमारे पास में हमने कर लिया है, जो हमारे पास में वो हम कर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। अब इतना ज्यादा भी नहीं होता। तो ये मतलब आप मरीम नवाज यानी बहुत कुछ हासिल करके भी वो सब कुछ हासिल नहीं हो रहा जिसकी कोशिशें थी या जिस वजह से डील थी। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ रिलीफ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैं मुकदमात हैं, उनकी पेशियां हैं। इमरान खान साहब आज एक अदालत भी गए और जज साहिबा की अदालत पे पहुंचे, वहाँ उन्होंने जाकर माजरत भी की। क्या कहा इमरान खान साहब ने? जी नूर आरफीन, आपके ख्याल में एक अच्छा कदम है, इस पर भी बात कीजिएगा। और साथ ये कि ये मियाँ नवाज शरीफ हमेशा डील करके जाते हैं, डील करके आते हैं। इमरान खान की सियासत अब नज़र आ रही है कि वो 50 से ज़्यादा जलसे कर चुके हैं। आपको किसकी सियासत का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, डील की सियासत का या ये जलसों की सियासत का? जी अच्छा, आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है जी कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो डील करके गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने तो आपसे पहले कहा था कि वो एक्सरे दिखा के जो भागे, और अभी सदीक जान जिस बुरी तरह से एहतजाज कर रहे थे, मुझे तो कभी कभी खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि महज इस एक एहतजाज के सबब नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आमद जो है वो अपनी मनसूख कर दें। मेरा ख्याल है सिद्दीक जान को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए नवाज शरीफ को या उनकी वापसी को, इसलिए कि नवाज शरीफ आए या ना आए उनका मंजन बिक रहा है। नवाज शरीफ के लोग इक़्तिदार में आ चुके हैं, नवाज शरीफ की बेटी साहिबा के वो मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, अहलो अयाल जिसको कहते हैं टब्बर इस वक्त मज़े में है। तो उनके आने या ना आने से क्या होता है? यहाँ अल्ताफ़ हुसैन ने 30 साल तक रिमोट पे चलाया कि नहीं चलाया?
तो अगर चंद साल और वो मज़ीद चला लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप टेंशन ना लें और नवाज़ शरीफ को इतना सीरियस भी मत लीजिए। नवाज़ शरीफ हैं या नहीं है, लेकिन दूसरा शरीफ हमारे सर पे मौजूद है। और बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं हम तीनों भाई मिलकर के कि आज रात को पेट्रोल 15 रुपये कम हो जाए। आमीन आमीन, अल्लाह करे जी। इस तरह कोशिश तो है, लेकिन अभी तक इस पर हम आगे बात करेंगे ब्रेक के बाद के अभी तक इस आग डार के वापस आने के बाद हुआ क्या है इस मुल्क के साथ। लेकिन नूर आरफीन, जो हम देख रहे हैं इस वक्त ये ऑडियो लीक्स का मामला, पहली ऑडियो लीक आई उसमें नज़र आया कि जी कहा गया कि ये साजिश बना लेते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ था, इमरान खान साहब ने कहा, ये जो खुद उस तरफ से लीक्स हो रही हैं उनकी बात हो रही है उसमें। अब आज जो थी उसमें कहीं कहीं एडिटिंग भी महसूस हो रही थी, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में फिर वही 2 नंबरी थी कि मर्जी के मिनट्स बना लेंगे। तो ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं इससे आपको लगता है इमरान खान को नुकसान हो रहा है, या बल्कि शायद इससे तो इमरान खान साहब का फ़ायदा हो रहा है कि साइफर भी हकीकत है और तहकीकात होनी चाहिए। अब जब लीक्स आ गई हैं, इमरान खान बड़ी सीक्रेट मीटिंग्स इस पर करते रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बात करते रहे हैं कि जी अमेरिका का नाम लेना, तो तहकीकात हो जाए फिर तो मसला ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं तहकीकात नहीं करनी। देखिए, मुझे किसी की कोई गर्ज नहीं है, किसी का नुकसान होता है हो जाए, मेरी भला से अभी हो जाए। मुझे सिर्फ पाकिस्तान के नुकसान से मतलब है और मुझे ये पता है कि हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते पल, हर गुज़रते लम्हे, हर गुज़रते मिनट और घंटे के साथ साथ पाकिस्तान का जो मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, रियासती इदारों के साथ, ख़ुद हमारी सियासत के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ, हम सब मिल कर के, मैं आप हम सब मिल कर के जो हमने खिचड़ी पकाई है, इससे रियासत का, इससे हुकूमत का, इससे सियासत का, इससे सियासत वालों का, इससे अवाम का किसी तो और फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो मुझे किसी और के फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कंसर्न हूँ तो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे से। मुझे अल्लाह ताला से दुआ करना ही पड़ती है, ना चाहते हुए भी, चारों न चार मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है कि पाक परवरदिगार आलम हम सब मिल करके अपने पाक वतन को जितना नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह शाम। ये वो वाहिद मुल्क है उसामा गाजी साहब जहाँ करोड़ों लोग एक तवील अरसे से रोज़ाना सुबह उठ करके इसको नोचते हैं, खाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो करम है उसके तई ये मुल्क आज तक बरकरार भी है, जैसे तैसे ही सही, वगरना हमने इसकी हालत को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में। मैं किसी फरीक का नाम नहीं ले रहा, कौन ये कर रहा है कौन ये नहीं कर रहा। ये ऑडियो लीक्स हों या वो जो आने वाली वीडियो लीक्स के बारे में बातें हो रही हैं कि चैमगोइयाँ के अब फलाने की, इससे क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, किसी की भी एम्बैरेसमेंट का सबब आप बन रहे हैं। लेकिन इन दी एंड आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पाकिस्तानियत के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी हंसी उड़ रही है। मैं दुआ ही कर सकता हूँ हर स्टेक होल्डर की जानिब से कि अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता करे, शऊर अता करे, ताकि माज़अल्लाह, मेरे मुँह में खाक, माज़अल्लाह वो जो 71 में जो सानिया हुआ था वो वहीं तक महदूद रहे, आगे न बढ़ने पाए। परवरदिगार हमारे वतन को खुद हमारी साजिशों से महफूज रखे, क्योंकि अगियार में किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है, किसी को हमारी कोई गर्ज नहीं है, किसी को हमारी कोई, जिसको कहते हैं ना, चिंता विंता नहीं है। हम सिर्फ अपने दुश्मन आप हैं। मैं आपको घसीटने में लगा हुआ हूँ, आप उसकी टांग घसीटने में लगे हुए। हम खुद अपने लिए काफ़ी, हमें बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अंदर से जितना खतरा है आज, उतना कभी बाहर से नहीं था। मैं इंडिया को इस वक्त दुश्मन नंबर 2 गर्दानता हूं, मैं एज एन इंडिविजुअल। इस वक्त हम सब मिलकर के पाकिस्तान के लिए, हम सब मिलकर के पाकिस्तान के लिए खतरा नंबर 1 बने हुए हैं। अल्लाह ताला हम लोगों के शर से पाकिस्तान को महफूज रखे, ये मेरी दुआ है। अब सदीक जान, ये जो बातें आरफी ने कहीं, अगर हम ऑडियो लीक्स को देखें, अगर हम देखें कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस के हालात क्या हैं, कि जनाब मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है, गैजेट्स नहीं ला सकते, लैपटॉप, मोबाइल ये रख दो, काबीना भी सारे रख दे, किस तरह से हो गया। इमरान खान साहब सवाल पूछ रहे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी है, ये सब क्या हो रहा है। तो वाकई दुनिया तो हम पर हंस रही होगी कि यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं है, तो बाकी क्या बचता है। देखें, इस पर तो मैं कल तफसील से बात कर चुका था कि दुनिया हम पर कितनी बार हंसेगी, वो भी यहाँ सांस के थक जाएगी। और वैसे भी आप एक बार हंसते हैं किसी बात पर, दूसरी बार हंसते हैं किसी बार, तीसरी बार, फिर वो चौथी पांचवी बार मामूल बन जाता है। तो ये हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो दुनिया कितनी बार हंसेगी, कितनी बार हमारा तमाशा बनेगा, कितनी बार हमारा मजाक बनेगा।
जिस तरह यहाँ चोरों, डाकुओं, लुटेरों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया है, जैसे इश्तियारी को यहाँ वज़ीर खजाना बनवा दिया गया है, जैसे 22-23 करोड़ के एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर मुल्क के फैसले तो मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़ा बैठकर लंदन में कर रहा है, तो इससे और दुनिया कितना हंसेगी आपके ऊपर, दुनिया और कितना आपका मजाक उड़ाएगी। तो ये दुनिया भी मेरे ख्याल हमें वो रूटीन में लेने लग गई होगी। इतना दुनिया को हमारा नहीं है मसला कि यार को एक बार हंसना होता है, 2 बार होता है, हर बार तो नहीं होता। अलबत्ता हमारे लिए सोचने की बात जरूर है। मैं तो बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि जब से इनको मुसल्लत किया गया पिछले 5.25 माह में, मुझे पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दे जिसकी इज्जत में इजाफा हुआ, कोई एक इदारा बता दे जिसके एहतराम में इजाफा हुआ, या मुझे कोई एक वो शख्सियत इदारा बता दें जिसके बारे में तासुर ये हो कि वो शरीफ खानदान को सपोर्ट कर रहा है और इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रही हो। कितने इदारे हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गए, कितनी शख्सियात हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गई, कितने जजेस हैं जिनके ऊपर सवाली निशान उठ गए हैं सिर्फ इस एक खानदान के लिए। तो इसलिए फैसला मुल्क में फैसला साजों ने करना है, जिनके पास इख्तियार, ताकत और कुव्वत है, जो ये सारी इस हुकूमत को चला रहे हैं, उन्होंने फैसला करना है कि और इस मुल्क का कितना तमाशा बनवाना है और कितना इस मुल्क का मजाक उड़वाना है। मुझे बताएं, आप आम बंदे से जाके बात करें, जितनी मायूसी है, जितनी नफरत है, जितनी शिद्दत है, और जो नजर आ रहा है कि उनको नजर नहीं आ रही, होप नजर नहीं आ रही, और वो मुल्क के बल्कि आप बातें होने लगी कि मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, लोग मुल्क को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, क्या ये मुल्क का भला हो रहा है? ये 23 करोड़ के मुल्क का भला हो रहा है? सिर्फ एक खानदान को मुसल्लत रखने के लिए, सिर्फ एक खानदान को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दुनिया की नजरों में गिरा दिया गया है, पूरे मुल्क को जो है वो मुश्किल में डाल दिया गया है। मुल्क की सलामती दांव के ऊपर लग गई है, मुल्क का वकार दांव के ऊपर लग गया है, मुल्क की इज्जत नहीं रही। तो कोई तो बताए कि इस खानदान को मुसल्लत रखने की कौन सी ऐसी मजबूरी है, मुल्क को कौन सा ऐसा फायदा होगा इनको मुसल्लत रखने से, जिन्होंने आके अपनी तो 73 की काबीना बना ली, जिन्होंने आके अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, किसानों की बात नहीं सुनी। किसान बैठे हुए हैं, 4 दिन से बैठे हुए हैं, उनको धमकियां लगाते हैं, तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो बात यह है कि इस मुल्क के अंदर गरीब का तो कोई भला नहीं हो रहा, गरीब तो खुदकुशियों पर इस पर हमने आगे कोई फायदा नहीं। ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि इसहाक डार साहब के आने के बाद क्या हुआ है। किसान एहतजाज तो है ही, लेकिन इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है और दीगर मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ये नूरा अरफीन, अवामी नेशनल पार्टी कह रही है हम इस गुनाह में शरीक नहीं हैं। ये इनको अब ख्याल क्यों आ रहा है? वो कह रहे हैं जी सिर्फ 3 लोग काबीना में शामिल हैं, 3 पार्टियां हैं। जाहिद खान साहब हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब सुल्तान राही बने हुए हैं, सिर्फ बढ़ के मारते हैं, देखते हैं इसहाक डार साहब की वापसी से क्या रिलीफ मिल सकता है। तो ये अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त PDM का हिस्सा है और वो कह रहे हैं जी हम गुनाह में शरीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? ड्रामेबाजी। सिंपल जवाब, 1 लाइनर, पीरियड। अगर इतने ही बुरे हैं तो हुकूमत छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। मगर भाई ये फिर ये प्रोटोकॉल कैसे मिलेगा? फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में रहेंगे कैसे? वो खैबर पख्तूनख्वा जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते फिर रहे हैं कि अब वो इनसिक्योर हो गया, जिसके बारे में बात हो चुकी कि वहाँ तालिबान जो है वो दोबारा आना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो तालिबान को भत्ता दे रही हैं। ANP वालों की गर्दन मार दी जाएगी अगर ये होशियारी करेंगे, अगर ये हुकूमत से निकलेंगे। इनके गाड़ी के आगे पीछे से अगर ये चेली चापड़ हटा दिए गए, अगर ये हूटर हटा दिए गए, इनको अपने घरों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पहले इनके साथ क्या हुआ है, कितनी लाशें उठाई हैं इन्होंने, कितने सानेहात झेले हैं इन्होंने, इनकी तारीख है, अफसोसनाक है। लेकिन ये भी एक मुनाफकत की मिसाल अजीम है। ये MQM पार्ट 2 है। MQM भी इसी तरह माल बनाती है, इसी तरह हराम खाती है, लेकिन हुकूमत छोड़ करके नहीं जाती। शोहदा का ख्याल आता है 30-30, 40-40 साल की हुकूमतें एंजॉय करने के बाद, अल्ताफ भाई को लाखों पाउंड का नजराना भेज देने के बाद, कराची से सैकड़ों हजारों लाशें उठा लेने के बाद, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं चिर रहा था? ANP ने कराची में जितना खून बहाया उसका हिसाब देंगे ANP वाले? ये हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा नहीं हो रहा। तुम्हारे 3 वजीर हैं, और अगर एक भी होता तो भी इस हरामकारी में, अगर अल्लाह माफ़ करे इसे हरामकारी समझा जाए तो तुम बराबर के शरीक हो। इस गुनाह में अगर इसे गुनाह अजीम समझा जाए तो तुम बराबर के शरीक हो। इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, तब मैं मानूंगा कि वाकई तुम जो है वो दूसरी तरफ खड़े हो, पुल के इस तरफ खड़े होकर के PDM का हिस्सा बन करके वजारत बटोर करके। और वजारत में क्या होता है? माल बनाने के अलावा वजारत में क्या होता है? बताओ मुझे, कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा वजीर है किसी पार्टी का जिसने वजीर बनने के बाद जिसके अकाउंट्स में इजाफा नहीं हुआ हो? कौन सी पार्टी है? आप एहतिसाब की बातें करते हैं। एहतिसाब करना आधे घंटे का काम है, आधे घंटे का काम है। निकालो बैंक अकाउंट्स। आरफीन सिद्दीकी अभी इतनी बड़ी बड़ी बरकें मार रहा है, अभी आरफीन सिद्दीकी के टैक्स रिटर्न फाइल हो रहे हैं, चेक कर लो उसके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, चेक कर लो उसमें कितना टेढ़ी आना पैसा मौजूद है।
वजीर बनने से पहले और वजीर बनने के बाद आमदन में कितना इजाफा हुआ है। 2 मिनट नहीं लगते इन सब कामों में। सही, लेकिन ये सब किया तो फिर ये गंदा मनहूस सिस्टम चलेगा कैसे? ये इन्हीं सब खिलाड़ियों, इन्हीं सब फनकारों की वजह से तो चल रहा है। सबूत नाकाफी निकलेंगे। बड़े बड़े केसेस में देख रहे हैं सबूत ही नहीं मिलते। आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो और पैमाने हैं, लेकिन इन बड़ों के लिए पैमाने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे। किसान सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने आखिरी वार्निंग दे दी है, लेकिन इसहाक डार साहब के आने के बाद क्या हुआ है, महंगाई किधर जा रही है और पिछले हफ्ते महंगाई कहाँ थी और इस हफ्ते पिछले हफ्ते का भी रिकॉर्ड कैसे टूट गया है, तो इसहाक डार साहब करेंगे क्या? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह सदीक जान बात कर रहे थे कि कोई एक इदारा ऐसा हो कि जिसकी कोई नेक नामी हुई हो अब तक, पिछले 5-6 माह में जो कुछ हो रहा है या 7 महीने से जो कुछ हो रहा है, जब से ये हुकूमत आई है ख़ास तौर पे, तब से देख रहे हैं। एक बात बहुत ज़्यादा की जा रही है क्योंकि जब से ये हुकूमत आई और जिस तरह इन्होंने लॉन्ग मार्च पहले किया था, इमरान खान सबको हटाने की जो बुनियादी वजह ये लोग बताते थे वो थे कि जी महंगाई बहुत हो गई है। तब से लेकर आज तक कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जो आवाम पर भारी ना गुजरा हो। अभी इसहाक डार साहब की वापसी हुई है और बताया जा रहा है कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब के जो फैसले थे वो सियासी तौर पर मकबूल नहीं थे। अब इसहाक डार साहब आए हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जिस तरह नूरुल आरफीन ने भी दुआ भी करवाई है, हम भी आमीन कहते हैं कि जी पेट्रोल सस्ता हो जाए, लेकिन उससे फ़र्क कितना पड़ेगा ये भी एक सवाल होगा। लेकिन अभी तक ये बात हो रही है कि 29% थी महंगाई हफ्तावार अगर हम मुवाजना करें, और अब इसहाक डार साहब की वापसी के बाद ये जो हफ्ता ख़त्म हुआ है इसमें 30% से ज़्यादा 30.62% महंगाई हुई है। ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की बात हो रही है। इसी तरह से ज़र मुबादला के ज़खायर वो मज़ीद नीचे चले गए हैं इसहाक डार साहब की वापसी होने के बावजूद। रेमिटेंसेस को अगर आप देखें, तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी रकम भेजते थे, जिनके तो खिलाफ ये हुकूमत बहुत ज़्यादा बात करती है, वोट का हक भी छीन लिया, वहाँ भी हमें कमी नज़र आ रही है। एक्सपोर्ट्स हैं, वहाँ भी हमें कमी नज़र आ रही है। हत्ता के टैक्स गोशवारों की बात की नूरुल आरफीन ने, उसमें भी हमें कमी नज़र आ रही है। पिछले साल 40 लाख और अब तक 13,50,000 गोशवारे जमा हुए हैं। तो सदीक जान, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं इसहाक डार साहब की वापसी के बाद भी, जो मैंने अभी हाल ही के बताया, मिफ्ता साहब को तो बुरा भला कहा ही जा रहा था, तो ये तो हफ्तावार महंगाई भी बढ़ गई, रेमिटेंसेस भी नीचे चली गई, एक्सपोर्ट भी नीचे चले गई, ज़र मुबादला के ज़खायर भी नीचे चले गए, और जो गोशवारे हैं यानी जहाँ से आपने टैक्स कलेक्ट करना है वो भी नीचे चला गया। किसान भी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो कोई एक जो इंडिकेटर होता है, महंगाई के हवाले से बात कर लें, मईशत के हवाले से बात कर लें, वो भी कोई दुरुस्त नहीं नज़र आ रहा है। इसहाक डार साहब के आने के बाद तो ज़्यादा तबाही हो गई है, बॉन्ड्स भी नीचे चले गए। मेरे माशियात कह रहे हैं ये तो तबाह कर देगा इसहाक डार मईशत को। जी आरफीन, यही सवाल आपसे है। सदीक को शायद अभी आवाज़ नहीं जा रही। भाई मुझे तो हंसी आ रही है सवाल पे। इसहाक डार है या वो आर्नेल्ड शिवाजनीगर है? मतलब ठीक है यार, मतलब इसहाक डार के बारे में जो कुछ मैंने कहा है, मैंने इसहाक डॉलर तक कहा है। और इसहाक डार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे कल और परसों के चंग से उठा लें। आप रिपीट करते हुए भी मुझे हया आती है, लेकिन भाई बात ये है, जो लॉजिक की बात है वो करनी चाहिए, 2 और 2 4 की तरह। वो मेरे मामू के लड़के नहीं है, लेकिन परसों तो आया है वो, अभी आ करके अभी तो वो कहते हैं अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तो और आपने उसको इतना तंग कर दिया कि सारी FIR उसी के नाम पे फाड़ दी। अभी पिछले केसेस से उसको बरात मिली है, अभी उसने गुलाब जामुन लड्डू वगैरह मुंह में डाला है, आपने सब उसी के नाम पे फाड़ दिया। भाई ये मिफ्ता इस्माइल का किया धरा है, ये PDM की सरकार का किया धरा है। ये आप कहें तो मैं मानूंगा, बिल्कुल इनमें निकम्मे और नाअहलों की कमी नहीं है, एक से बढ़ करके एक है। इसहाक डार साहब हाजी में ये नहीं कह रहा, इसहाक डार साहब मक्के से पैदल कराची आए थे, मैंने ये भी नहीं कहना। मैं उनकी नेकियों का, उनके रूहानी जो है वो सफ़र का ऐनी शाहिद हूँ, मैंने ये कतई नहीं कहना। पिटना है मुझे मुझसे ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बात 2 और 2 4 की तरह है, जो रोज़े रोशन है, वो ये है कि भाई परसों आया है, अब वो रेमिटेंसेस जेब में डाल के थोड़ी लाएगा कि ला करके उसामा गाजी के सामने रख देगा ये ले लो और वो सब बढ़ जाए। थिंग्स टेक्स टाइम। अब आप बात ये है कि 24 घंटे में चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पे कब्जा कर ले,
सिद्दीक जान जाकर के अमेरिका के सदर बन जाएं, उसामा गाजी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज लेकर के और एक कोने से निकलें दुनिया के और दूसरे कोने से मार धाड़ करते हुए बाहर निकल जाएं और आखिर में हम लोग जो है वो वॉरियर्स की तरह से हंसी खुशी रहने लगे। ऐसा नहीं होता भाई। आपकी बात आप पीडीएम के नाम पे एफआईआर पढ़वाना चाहते तो मुझे स्पेसिफिकली मुझसे दरखास्त कीजिए या हुक्म दीजिए, मैं कर दूंगा। लेकिन वो 24 घंटे में ऐसा नहीं होता भाई। चीज होता है जब दावा ही किया जाएगा। खुद इसहाक डार साहब ने कहा कि अभी मैंने हलफ नहीं लिया और देखें डॉलर कहां पर चला गया है जनाब, डॉलर इतना नीचे चला गया। जब आप ये कहेंगे, खुद दावे करेंगे इसहाक डार साहब, तो उनके सामने ये तो नौटंकी है ना भाई, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ऐसा थोड़ी है कि आपसे डर करके डॉलर बैठ गया था, आप वहां से डॉलर जहाज में चढ़े और यहां से डॉलर निकाला, वो आ रहा है इसहाक डार। यार ये तो लफंटर गिरी है भाई। तो ये तो सोशल मीडिया गुरूज के कारनामे है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब यही तो बात है कि जब इसहाक डार साहब इस तरह के दावे करेंगे तो फिर उनको जो चीजें मनफी जा रही हैं उसको भी फिर ओन करना चाहिए। अब सिद्दीक जान, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें पाकिस्तानी बॉन्ड वो बिल्कुल क्रैश कर गया, श्रीलंका से भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो गई है, जिसके ज़रिए हमने फिर डॉलर्स यानी मुल्क में लाने हैं और कर्जे भी उतारने हैं। किसानों की बात हो रही है, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बस अब ये आखिरी हमने मुतालबात जो है आखिरी दफ़ा आपके सामने रखनी है, इसके बाद हम डी चौक जाएंगे। वो उनके मंजूर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हुकूमत कहती है हम इस पोजीशन में नहीं है कि आपके हम लिए खाद सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें। आप शायद सुन ना सके हों, इसहाक डार साहब के वाले से चूँकि मैं बात कर रहा था तो उसमें पिछले हफ्ते 29% महंगाई थी, इस हफ्ते अब 30% से ज़्यादा हो चुकी है। रेमिटेंसेज मज़ीद नीचे चले गए, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी नीचे जा चुकी हैं और इसके साथ ज़र मुबादला के ज़खायर और जो फॉरेन रेमिटेंसेज वो भी। तो कोई एक चीज़ नहीं है जो बेहतर होती है नज़र आ रही हो सिद्दीक जान। देखिए उसामा साहब, मैं नूरुल अरफीन साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी कुछ हफ्तों बाद ये फैसला होगा, कम से कम 1 माह बाद फैसला होगा कि इसहाक डार साहब के आने से क्या कोई चीज़ बेहतर हुई है या मज़ीद तबाही और बर्बादी हुई है। लेकिन इसहाक डार साहब के जो माजी के तजुर्बात हैं, जो उनका माजी है वो यही बताता है कि वो चीज़ों को मसनूई तौर पर कंट्रोल करते हैं, लॉन्ग टर्म ख़राब करते हैं और उन मसनूई इक़दाम से लॉन्ग टर्म मुल्क को नुकसान होता है, मईशत को नुकसान होता है, कौमी ख़जाने को नुकसान होता है और वो डॉलर मार्केट में फ्लोट करके डॉलर की रेट को कंट्रोल रखते हैं और ये सारे इल्ज़ाम उन पर लगते रहें। तो इसलिए ये तो 1 माह बाद पता चलेगा। लेकिन महंगाई वाली तो आ गई है, रिपोर्ट के 1 हफ्ते में बढ़ी है और अभी महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। असल बात क्या है, आप डॉलर फिक्स कर लें, आप डॉलर की कीमत नीचे लें, अवाम को तो तब फायदा जब अवाम को जो है वो उसका रिलीफ मिलेगा, अवाम तक उसके असरात और समरात पहुँचेंगे। अवाम को आप कह रहे हैं कि डॉलर 10 रुपये 15 रुपये नीचे आ गए, बहुत अच्छी बात है और नीचे आना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसहाक डार साहब का क्रेडिट हम उस वक्त मानेंगे जहाँ पे इमरान खान छोड़कर गए डॉलर, उससे वो नीचे लाएंगे। हम इसहाक डार साहब का क्रेडिट उस वक्त मानेंगे जब जहाँ पर इमरान खान ऑयल प्राइस से छोड़कर गए थे पेट्रोल और डीजल की, उससे नीचे लाएंगे। फिर हम इनका क्रेडिट मानेंगे। देखे तजर्बाकार आ गए, पहले ना तजर्बाकार थे, पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब तजर्बाकार आ गए और उन्होंने 70 रुपये कहा था, चलो 120 पे ले आए, क्रेडिट दे देंगे। लेकिन बात यह है कि अभी तो उनमें से कोई चीज़ नहीं हो रही। और ये जो डॉलर वाला है, अगर ये बात इनकी मान लें कि इसहाक डार साहब के सिर्फ आने के ऐलान से डॉलर जो है वो 10-12 रुपये इसलिए कम हुआ कि इसहाक डार के आने से, तो फिर तो FIR दर्ज कराएं मिफ्ता इस्माइल साहब पर। तो इतने नालायक, नाअहल और निकम्मे थे, उनको लगाने वालों पर FIR करें तो उनकी वजह से मुल्क को इतना नुकसान हो रहा था। और ज़रा हिसाब लगाएं कि 4-5 माह में जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना रहे कितना मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। तो फिर आप उनके ऊपर केस बनाएं कि उनकी नाअहली, नालायकी की वजह से, ना तजुर्बाकारी की वजह से। सबसे पहले तो FIR इस चीज़ की दर्ज होनी चाहिए कि जो इस हुकूमत को जिस तरह से मुसल्लत किया गया, जो मुल्क के कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, जो मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी आई है, तो बात यह है कम अज़ कम मिफ्ता इस्माइल पे तो कर लो ना। वो तो खुद आपने इतराफ कर लिया इसहाक डार को लाकर कि मिफ्ता साहब भी काबीना का हिस्सा है, वो वजीर बेमहकमा है, उनको भी काबीना में शामिल रखा हुआ है। 74 हो गई तादाद, उनको निकाला नहीं गया काबीना से। बिल्कुल उनको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि फिर आप लोग खुद एतराज करने लग जाते हैं। आप और नूरुल अरफीन साहब की बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि वो बेरोजगार हो जाएं? तो अच्छी बात है, उनको रोजगार दिया हुआ है, 74 लोगों को रोजगार दिया हुआ है और बाकियों को भी रोजगार इंशाल्लाह मिलेगा। और अब ये जो आपने अभी जिक्र किया था ANP का कि उन्होंने बड़ा इजहार बरहमी किया है, ये इजहार बरहमी सिर्फ इसलिए है कि वो अपना गवर्नर लगवाना चाहते हैं KPK में। हजूर, ये इसलिए इजहार बरहमी नहीं है कि अवाम का बड़ा दर्द उनके सीने में उठ गया है, बड़ा उनके पेट में मरोड़ उठ गए हैं अवाम के लिए। सिर्फ वो गवर्नर अपना लगवाना चाहते हैं और फजल रहमान साहब लगवाने नहीं दे रहे। एक वो रोल है, आज गवर्नर लग जाएगा उनका अपना तो सब ठीक हो जाएगा। ये दूध और शहद की नहरें बाहरी होगी हुकूमत। इसहाक डार और राना सनाउल्लाह कमाल और बेहतरीन इंसान होंगे। ये बिल्कुल ये इस वक्त KPK की MKM के तौर पर बिहेव कर रही है ANP, जिस तरह से नूरुल अरफीन साहब के शहर की MKM में
वो जब भी कोई रोला डालते हैं एक वजारत और ले लेते हैं, मफाद ले लेते हैं, जाती फायदा ले लेते हैं, फंड ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, कोई अपना बंदा भर्ती करवा लेते हैं, कोई एक आध महकमा और जो है वो अपने अंडर ले लेते हैं। ये ANP इसलिए ये कर रही है, बाकी अवाम के लिए कोई इनको दर्द नहीं है। अगर अवाम के लिए फिर नूरुल आरिफीन ने जैसे कहा कि ये इस्तीफा दें, हट जाए काबीना से कि तबाही और बर्बादी हो गई है, ये सिर्फ ड्रामा है, जाती मफाद है, उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, आपने चूंकि MQM का जिक्र कर दिया तो अब ब्रेक भी है और आरफीनामा और एक साने का भी जिक्र करेंगे। MQM के हवाले से भी आरफीनामा में बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद, वक्त है आरफीनामा का। जी आरफीन। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मरतबा फिर सानेहात की मदद से सियासत बघारने लगी है। साने पक्का किला की इस मरतबा बारी आई है। साने पक्का किला की याद में मसनूई गिरिया उजारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत जो है वो कर रही है। पक्का किला के हवाले से मैं MQM की हुब को किस तरह तोलता हूँ इसका पता आपको थोड़ी देर में चल जाएगा। इससे पहले कि हमारे पेटी भाई या हमारे भाई लोग ये फैसला करने लग जाएं कि मैंने आज तक इस मौजू पर इससे पहले बात क्यों नहीं की, या जिस वक्त शहर में MQM का तूती बोलता था या जब MQM यहाँ ज़िंदगियों और मौत के फैसले कर रही थी उस वक्त मैं कहाँ चने भुना रहा था। पेश खिदमत है मेरे स्ट्रगल के दौर का वो पहला करंट अफेयर प्रोग्राम जिसमें मैंने उस वक्त हॉट सीट के नाम से एक प्रोग्राम किया था विद सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबरा डॉक्टर मक्सी साहब से। उस प्रोग्राम का इंट्रो मैंने अभी दिया था और हमारा ब्यूरो चीफ सोफा कूद करके कमरे से बाहर भाग गया था। ज़रा चलाना भैया वो क्लिप। ऑन एयर मैंने कादिर मक्सी से ये पूछा था कि उन सिंधियों के मौत का गम गलत करने के लिए आपने 250 अफराद को पार्सल किया। उसके बाद मेरी जो उनसे तल्ख कलामी हुई थी मैंने उसकी पूरी वीडियो बनवाई थी। थैंक्स टू आवर टीम अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी मेहरबानी से एक मरतबा फिर ये मामला ऐसे ही लटक गया। बहरकैफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक मरतबा फिर वो नीर बहाते पाए गए हैं। वो क्लिप चला दो भाई अगर बारे खातिर ना हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आमिर खान आज जो बहादुराबाद पे उन्होंने काम किया है ये भी अच्छा है, ये भी गलत चला है। गुड। अच्छा, मैंने क्लिप चलाने के लिए कहा है, वीडियो क्लिप। चल इसमें भी खैर नजर आ रहा है का सत्यानाश हो गया। गुड। ये चल ये वाला है, ये भी गलत क्लिप है। गुड हो गया। अच्छा चले, सबको शो कॉज जानी चाहिए। अच्छा। गुड हो गया भाई। नाजरीन अच्छा, जो इस मुल्क का हाल है, जो यहाँ की हुकूमत का हाल है, वही अल्लाह रहम करे। यहाँ का हाल है, मेरी कश्ती कहाँ पे आ गई है, अल्लाह ताला रहम करे। साने 30 सितंबर में बस आप कुछ मत चलाएं, आप इसमें दरख्त दरिया पहाड़ दिखाएं, मैं अपनी बुकराती करता हूं क्योंकि जो सत्यानाश होना था वो हो चुका है, मेरा टेम्पो भी टूट चुका है। साने 30 सितंबर में शोहदा के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िरीन ये इंकशाफ किया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। पूछना यह था कि आपको इतनी देर से खबर आई, इससे पहले आप कहाँ थे? कह रहे हैं कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। 34 साल कबल हैदराबाद और लतीफ़ाबाद समेत दीगर इलाकों में जिस तरह कत्ल गारत करने की आज़ादी दी गई थी उस दरिंदगी की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बात ठीक है, लेकिन इतनी देर से ये बात आपके जहन में आई जिस वक्त ना आपका गवर्नर यहाँ मौजूद, जितनी देर में ना आपका यहाँ वजीर सफ़ीर मुशीर यहाँ मौजूद है। इस वक्त तो सिर्फ 2 मिनिस्ट्रीज़ आपके पास हैं और वो भी बकौल आपके कि हमने अलामती तौर पर ली हुई है। जिस वक्त आपकी मर्जी से यहाँ मौत और ज़िंदगी के फैसले होते थे, कराची में शटर बंद हो जाते थे, अस्पताल तक आपके लौंडे बंद करा दिया करते थे, जिस वक्त आप लोग यहाँ गैर मुस्लिमों तक से जो है वो फितरा ज़कात ले लिया करते थे, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया था ये खूबसूरत ख्याल? एन उस वक्त के जिस वक्त इदारों ने आप पर ये इल्ज़ामात भी लगाए और उस वजह से आप लोगों ने असीरी भी काटी, यानी फरार रहे आप लोग कि आप लोग रॉ से राब्ते में हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उन लोगों में शामिल थे। बहुत देर की मेहरबान आते आते कह रहे हैं कि दरिंदगी की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उस एक दरिंदगी के बारे में आपको बताऊं जो साने ताहिर प्लाजा में वकला को जिंदा जला करके की गई थी। उस एक दरिंदगी के बारे में आपका दिल क्या कहता है जो साने 12 मई में कराची में क़िताल फरमा करके की गई थी? उस एक दरिंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे जो साने बल्दिया टाउन में बपा हुआ? उस क़िताल को आप क्या क़िताल फी सबीलिल्लाह कहते हैं? आज फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक, ये 2 वफाकी वज़रा, इनका ट्विटर अकाउंट जाकर के देख लीजिए, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह खाली पड़ा है। कोई एक अफसोसनाक, कोई एक मजम्मती बयान तक साने पक्का किला के हवाले से शाम 5 बजे तक मौजूद नहीं था। और खालिद मकबूल सिद्दीकी को उनका गम, उन शहीदों का गम जो इक़्तिदार में जाके उनको याद तक
नहीं आते, चैन नहीं लेने दे रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी आगे फरमा रहे हैं, साना है हैदराबाद के शोहदा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद एक वफाकी वजीर थे, बाकायदा इस्लामाबाद में मौजूद थे, इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस के दफ्तर का फासला तो कुछ नहीं है। पेट्रोल के पैसे आपके पास यकीनन होंगे, पैसे तो आप लोगों के पास बहुत है, पैसे तो बहुत बना लिए आप लोगों ने, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि आप शारा दस्तूर से गुजर करके और वहाँ जा करके पूछते कि भाईजान ये हमारी एक अर्जी है, इसको देख लो। साने पक्का किला हैदराबाद इस्लामाबाद में जाकर के जम हो गया था, इस्लामाबाद जाके हैदराबाद की याद क्यों नहीं आई? बहुत सारे सवाल आते हैं। कह रहे हैं कि सैकड़ों मर्द और ख़वातीन और बच्चों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद और सैकड़ों को ज़ख्मी किया गया, जो आज भी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलिए मान लिया कि ऐसा ही है, चलिए मान लिया 2022 में आपको ख्याल आया कि सन 1990 में जो लोग माजूर हुए थे वो आज भी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अकल के अंधो, अब तक तो कितने अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे, उनकी वजह से तुम लोगों ने कितना खाना छोड़ दिया, कितने वक्त का, अपने कितने पेट्रोल पंप बेच दिए, अपनी कितनी कब्जा करदा ज़मीनों को फरोख्त करके इन महाजिर माओ बहनों माजूरों इन यतीमों के सर पर हाथ रख दिया। ये कब्जा ग्रुप जो आज बाकायदा ज़मीन घेर करके और मुत्तहदा अल्ताफ वाली के शहीदों को ओन करता है, क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पे तुम अल्ताफ हुसैन को ओन नहीं कर रहे? मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक कैमोफ्लाज है, इदारों को धोखा देने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये तुम्हारी वक्त का तकाजा है, ये तुम्हारी सियासत की बुनियादी ज़रूरत है, ये तुम्हारी फितरत का एक ऐन जुज़ है। लेकिन फिर भी क्या ये सवाल गलत था कि भाई जिस वक्त तुम्हारा गिटारिया इशरतुल इबाद यहाँ मौजूद था उसके मुंह में ज़ुबान नहीं थी? ये आमिर खान जिन्होंने पहले हकीकी बनाई, उसके बाद फिर हकीकी पे लानत भेज करके दोबारा अल्ताफ भैया के जा करके और गले लग गए, बाकायदा ग्राउंड में माफ़ी मांगी, उसके बाद फिर जो हुआ वो एक तारीख है। उस वक्त ही पूछ लेते, उस वक्त तो MQM का तूती बोला करता था। साने पक्का किला पे, अच्छा चलो छोड़ो उन लोगों को जिनको करंट अफेयर एंकर बना करके बाकायदा टेलीविजन चैनल्स पर मुसल्लत कर दिया। 2.5 लाख रुपए की ऑफर तो खुद मुझ गरीब को की थी, किसने जरा चेक कर लो, तरदीद करोगे तब बताऊंगा ऑन एयर। तो उन एंकर भाइयों से कहो कि जरा तुम लोगों की इस हवाले से मदद करें। साने पक्का किला और उसके मुजम्मिरात को उजागर करने के लिए, आवाम के दिल का सामान करने के लिए, दिलबस्तगी का सामान करने के लिए ना सही, उनके गमों का मदावा करने के लिए कुछ 2 लफ्ज बोल दें। वो तमाम एंकर जिनको तुमने बनाया, जिनको 90 से 90 के मीडिया विंग से बाकायदा बैठ करके फ्यूल किया जाता था, कंटेंट दिया जाता था, जिनके सवालनामे यहाँ से जाते थे, वो आज भी चुप हैं। क्यों? इसलिए कि ये ज़रूरतों का सौदा था, और जो ज़रूरत के तहत एक बार बिकता है वो फिर बार बार बिकता है, और जो बिकता है फिर उसके साथ वही सब होता है जो तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब आरिफीन, ये इसी तरह ही चलेगा? माजी में जो कुछ होता रहा, जो सानियात होते रहे, हमने बल्दिया की भी बात की, दीगर इस तरह के सानियात हुए, तो उस पर सिर्फ सियासत होगी, कभी किसी को सज़ा नहीं होगी? जी जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां हम लानत ज़दा जमहूरियत को झेल रहे हैं, जब तक ये जमहूरियत और ज़रूरतों की ये सियासत यहाँ मौजूद है, तब तक इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ होता रहेगा। मैं अपना गला छीलता रहूँगा और आप मुझसे ये सवालात करते रहेंगे। लेकिन अभी हमने जो कराची में इलेक्शंस देखे हैं उसमें तो लग रहा है कि अब लोग भी ये चीज़ें समझ रहे हैं, और मज़ीद से जो महरूमियाँ हैं उनकी, उस पर जो सियासत करना चाह रहा है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, लोग अब शायद मज़ीद इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को कराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।